आरिफ, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? बीबी जी घर से कॉल आई हुई थी। अरे घर से कॉल आई थी तो फिर घर पर ही रहना था, काम पर आने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ड्राइव करते हुए फोन पे बात मत किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। साहब जी गलती हो गई। गलती हो गई? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुमसे गलती हो गई। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ ज्यादा। अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली थी और अगर उसे कुछ ज्यादा हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती, समझे तुम? आरिफ, तुम दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो और फिर तुम्हारी नित नई फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। हमें नई नई कहानियां सुनाते हो। हाँ? अरे ये लोग तो होते ही ड्रामेबाज हैं। रोजाना कोई ना कोई नई कहानी लेकर आ जाते हैं। कभी इनकी बीवी बीमार है, कभी बेटी की शादी है और कभी घर में चोर आ गया, कभी डाकू आ गया। हर रोज कहानियां सुन सुन के मैं तो थक गई हूँ इसकी। वो अपनी मासी है ना, वो मुझसे परसों पैसे ले गई थी कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और मैंने उसे देखा वो मार्केट में अच्छा खासा घूम रहा था। हाँ बेगम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये लोग वाकई एतबार के काबिल नहीं होते। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ इसे नौकरी से फारिग कर दें। अब इसकी उम्र भी बढ़ गई है और नजर भी कमजोर हो गई है। अब ये काम के काबिल नहीं है। पता नहीं फिर भी क्यों आपने हमारी जिंदगी खतरे में डाली हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आरिफ, मैं तुम्हारा आज तक का हिसाब कर रहा हूं। तुम कल आके पैसे ले लेना और अपने लिए कहीं और काम देखो। साहब जी ये क्या कह रहे हैं आप साहब जी? आरिफ, मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूं। अगर काम तुम ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें किस बात की तनख्वाह दूं? साहब जी मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं है, मेरी बीवी बीमार है। मेरी बेटी का फोन आया था कि माँ की तबीयत समझ नहीं पा रही। तो घर जाओ, बीवी की तीमारदारी करो। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। और हाँ, आप ज्यादा सखी मत बन जाइएगा। जो इसने गाड़ी ठोकी है ना, उसकी रिपेयरिंग के पैसे इसकी तनख्वाह से काट लीजिएगा। इसकी तनख्वाह से रिपेयरिंग के पैसे निकलेंगे। कहते सुना है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसका दिल उतना ही छोटा हो जाता है। एक इसी तरह की फैमिली जिनका एक ड्राइवर था आरिफ, उम्र 50 बरस, मगर इसके बावजूद वो अपना काम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से करता था। मगर बहरहाल वो भी इंसान था और गलती हर इंसान से होती है, मगर उसके मालकान उसकी गलती को माफ करने को तैयार नहीं थे। आरिफ की एक जवान बेटी और बीमार बीवी थी। परेशानियों ने शायद उसका घर देख लिया था, मगर फिर भी आरिफ अपनी कम तनख्वाह में सब्र और शुक्र के साथ गुजारा कर रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहां तक आ पहुंची कि आरिफ को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। शगुफ्ता, अरे ओ शगुफ्ता। क्या हुआ अम्मा? अरे इधर आ बेटा। आई अम्मा। जी अम्मा। अरे बेटा देख, मुझे लग रहा है फिर से बुखार हो गया है। जरा हाथ तो लगा। अम्मा कितनी दफा मना किया है यहाँ पर मत बैठा करो सहन में, ठंडी हवा चलती है। तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी। बुखार हो गया है ना? हाँ, हल्का हल्का महसूस तो हो रहा है। अच्छा चलो अंदर चलो। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर जाऊंगी तो तेरा ध्यान बटेगा और मैं बोलती रहूंगी, काम रुक जाएगा। सारे काम होते रहेंगे अम्मा, तुम चलो अंदर। हाँ, अच्छा ये बता, वो जो सूट सिलने के लिए दिया था वो मुकम्मल हो गया? नहीं अभी हुआ नहीं है, आज पूरी रात लगाकर मुकम्मल कर लूंगी। चलो अब अंदर। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। अरे अम्मा 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 चलो अंदर चलो, चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। चलती हूँ बेटा। अरे वो असद की अम्मी है ना, वो पूछ रही थी कि हीरा की बारात का सूट कहाँ से बनवाया। मैंने भी उन्हें साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाया है। अब वलीमे का कहाँ से बनवाते, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। हाँ जो भी हो मामा, शादी का जोड़ा सब पर भारी होगा।
अरे क्यों नहीं, 8 लाख का जोड़ा है, 8 लाख का कोई मामूली बात है? अरे क्या हुआ? वो कुछ नहीं बेगम साहबा, बिल्ली सामने आ गई थी। होश में रह के गाड़ी चलाया करो। क्या नशा वशा करने लगे हो आजकल तुम? बेगम साहबा, खाने के पैसे ही पूरे हो जाएं, नशे के पैसे किसके पास है? बस जरा सी बात शुरू की और तुमने अपना रोना गाना शुरू कर दिया। बेगम साहबा, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। आगे देखकर गाड़ी चलाओ। अरे मामा बस भी करें, छोड़े उसको। अच्छा ये बताइए ज्वेलरी का क्या करना है? अरे बेटा, तुम्हारी शादी है, जहाँ से तुम कहोगी वही बनवा के दूंगी। अच्छा तो मैं गोल्ड तो हरगिज नहीं पहनूंगी मामा। आप मुझे डायमंड का सेट बनवा कर दीजिएगा। डायमंड का? हाँ ठीक है बेटा, जो तुम कहोगी वही होगा। थैंक यू सो मच। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। ये बताओ कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वैसी ही है जैसी रोज होती है। यानी खराब? हाँ, बुखार चढ़ गया है उन्हें और सर्दी लग गई है। अब क्या कर रही है वो? लेटी हुई है और घर में जितनी भी चादरें थी सब उड़ा दी हैं मैंने उन्हें। इस बार जैसे मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं कंबल खरीद के लेकर आऊंगा उनके लिए। वैसे भी सर्दियां भी मजीद बढ़ेंगी, चादरों वगैरह से गुजारा नहीं होगा उसका। 3000 से कम के कंबल नहीं मिलेंगे मार्केट में, और अगर आपने अपनी तनख्वाह से कंबल खरीद लिया तो घर के और खर्चों में मसले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ को तो गर्मियों में भी सर्दी लगती थी, और सर्दियों में क्या होगा उसका कंबल के बगैर? चले देख लें, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैं तो वैसे ही कह रही थी। चलो ठीक है बेटा, मैं मुंह हाथ धोता हूँ, तुम मेरे लिए खाना लगाओ। जी अब्बा। अब्बा वो मैं वैसे मेरे दिमाग में आया कि जिस बंगले पर आप काम करते हैं वहाँ पर पुराने कंबल और कपड़े भी तो होते होंगे। बेटा ये जो अमीर लोग होते हैं इनके तौर तरीके हमसे मुख्तलिफ होते हैं। खैर मैं फिर भी इनसे पूछ कर देखूंगा। चलें ठीक है, आप मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा जरा टाइम तो देख, तू अभी तक जाग रही है। चल सो जा जल्दी। अम्मा बस यही सूट रह गया है, ये पूरा कर लूं तो सो जाऊंगी। आप मेरी फिक्र न करें, आप सो जाएं। अरे मेरा क्या है, मैं तो सो ही जाऊंगी बेटा। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो कुछ बेहतर है बेटा तबीयत। और बेटा ये रातों को जागने से ना सेहत पे बुरा असर पड़ता है। अम्मा जब जेब खाली होती है तो सेहत का कौन ख्याल करता है? और खर्चे पैसों से पूरे होते हैं, सेहतमंद होने से नहीं। अरे बेटा कर तो रहा है मेहनत तेरा बाप, सारा दिन ख्वारियां उठाता है। मुझे तो इस बेचारे पे बहुत तरस आता है, मगर क्या करूं। अम्मा मुश्किल वक्तों में ना मिलजुल कर ही करना पड़ता है। अब कल बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, इस सूट की सिलाई के जो पैसे मिलेंगे उससे बिल भर दूंगी। अच्छा है अब्बा का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। जो तेरी मर्जी बेटा, बिल्कुल बाप पर गई है तो। अच्छा ये बता, तुझे नींद नहीं आ रही? आ रही थी, ये देखें मैंने चाय पीकर भगा दी। अच्छा अब जल्दी काम खत्म करके ना लेट जा, बहुत रात हो रही है। भाई तुम पार्टी को रोक के रखो, उनका 10 लाख का चेक मेरे पास है। ठीक है, बस 10 मिनट में पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। साहब जी एक बात करनी थी आपसे। बोलो। साहब जी मेरी बीवी बहुत बीमार है, सर्दी लगती है उसे।
डॉक्टर को दिखाओ, मुझसे क्या कह रहा हूँ। नहीं नहीं साहब जी, दवा तो मैंने ले ली है, घर में कंबल नहीं है जो उन्हें उड़ा दें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके घर में अगर कोई पुराना कंबल हो तो वो दे दीजिए। ओह माय गॉड, इस किस्म की बातें तुम बेगम साहिबा से किया करो, उन्हीं को पता होगा ये कंबलों वंबलों होगा, मुझे क्या पता। ठीक है साहब जी, बेगम साहिबा से पूछ लूंगा मैं। और ये गाड़ी कैसे चला रहा हो मर मर के, जरा तेज चलाओ। अच्छा साहब जी। आरिफ नदीम साहब के घर में ड्राइवर था। नदीम साहब इंतहाई मालदार आदमी थे। शहर के चंद अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, मगर इसके बावजूद आरिफ की तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी, जबकि नदीम साहब का जूता भी 15,000 से ज्यादा महंगा था। मगर उन्हें कभी इस बात का ख्याल ना आया कि आरिफ इतने कम पैसों में कैसे अपना घर चलाता होगा। आरिफ इज्जत नफ्स की वजह से कभी खुलकर कोई मुतालबा नहीं करता था, मगर जब कभी कोई शदीद जरूरत होती तो इसी तरह दबे लफ्जों में अपनी मजबूरी बयान करने की कोशिश करता, मगर हर बार यही होता कि उसे छिड़क दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तो बस अखबार, ये क्या तरीका है? क्या हुआ खाला? हमारे यहाँ लड़कियां नंगे सर नहीं खड़ी होती दरवाजों पर। वो दरअसल अब्बा घर पर नहीं थे ना, तो इसलिए। खुद क्यों चली आई दरवाजे पर? अम्मा को भेज देती, थोड़ी तमीज तहजीब सीखो, आखिर ब्याह कर आना है तुम्हें हमारे घर। अच्छा हुआ बहन चक्कर लगा लिया, मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मुलाकात ही नहीं हुई है। बहन बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बीमारी का सिलसिला कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? क्या कर सकते हैं, जितना किस्मत में बीमारी का लिखा हुआ है उतनी तो झेलनी पड़ेगी। तुमने तो अपनी बीमारी को तारी कर लिया। अरे सारी दुनिया बीमार होती है और सही हो जाती है, एक तुम हो के सही होने का नाम ही नहीं ले रही हो। बस आप दुआ करें, शायद आपकी ही दुआ लग जाए। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, तुम्हें तो पता है मेरा एक नमाज नहीं छोड़ती मैं। अच्छा, बड़ी बात है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, मैं एक जरूरी बात करने आई थी। हाँ हाँ बोले, क्या बात है? देखो भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे होने वाले दामाद ने पैगाम भिजवाया। कैसा पैगाम? उसने कहा है कि दहेज में एक मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए। क्या मोटरसाइकिल? उससे थोड़ी चाहिए, वो तो तुम्हारी बेटी को ही सैर सपाटे करवाएगा। वो तो ठीक है नादरा बहन, लेकिन जहेज के सामान की तो बात तय हो चुकी है। देखो तुम बुरे बुरे मुंह नहीं बनाओ, अगर तुम्हें देनी है ना मोटरसाइकिल तो दे दो, वरना मैं जाके ना असगर को बता दूंगी। मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बुरे बुरे मुंह बनाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे रहने दो, मुझे तो ऐसी लग रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ बहन कि जहेज के सामान की बात तो पहले तय हो चुकी थी ना। आय हाय, कौन सा पत्थर पे लकीर है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, मैं शगुफ्ता के अब्बा से बात करूंगी। जो भी बात हो ना हमें बता देना, ताकि हम अपने हिसाब से आगे का फैसला करें। अरे रुके, बैठे तो सही, मैं चाय बनवा रही हूँ, चाय पी के जाइएगा। आधे घंटे से बैठी हूँ, तुम्हारी बेटी को चाय पिलाना होती तो कब की पिला देती। माफ करना, तुम्हारी बेटी को कोई तरीका सलीका नहीं है, ना ही तुमने कुछ सिखाया है। अल्लाह हाफिज। क्या दिमाग खराब हो गया इन लोगों का? मैं कहां से लाऊंगा मोटरसाइकिल? मैंने तो नादरा बहन को बहुत समझाया था, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शर्म और हया सब खत्म हो गई इन लोगों में। देखो कैसे मुंह फाड़ फाड़ कर जहेज की डिमांड कर रहे हैं। बेटी का मामला है, कुछ बोल भी नहीं सकते। जब ही तो मैं कह रहा हूं, अपनी बेटी दे रहे हैं हमको, जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, और उन लाचियों को देखो मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा ना करें। अरे क्यों ना गुस्सा करूं? शादी से पहले ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, शादी के बाद ना जाने
क्या सलूक करेंगे हमारे साथ। अल्लाह ना करे, अरे मुंह से ऐसी बात तो ना निकालें। अरे सिर्फ 16,000 है तनख्वाह मेरी, पाई पाई करके जमा किया था मैंने जहेज में देने के लिए। बस मेरी इतनी औकात है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। आप ऐसा करें कि अपने सेठ से बात करें, शायद वो हमारी मदद कर दें। हाँ, बस अब सिर्फ यही नौबत बाकी रह गई है कि मैं लोगों से भीख मांगना शुरू कर दूं। ये भीख तो नहीं है, आप उनके यहाँ काम करते हैं, हक बनता है आपका। मेरा जितना हक बनता है वो हर महीने अदा कर देते हैं, उससे ज्यादा ना मुझे देंगे और ना मैं उनसे लूंगा। समझ गई तुम? आरिफ पहले ही मुआशी तंगदस्ती का शिकार था। बेटी की शादी की उम्र हो चुकी थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी कम तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा बचाकर आरिफ ने बेटी के जेवरात तो बना लिए थे, मगर फिर बेटी के ससुराल वालों की इस तरह की फरमाइशों से वो बहुत दिलबर्दाश्ता हो गया था। मगर ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो आरिफ के साथ होने वाला था वो इससे भी बुरा था। उठ भाई, माल का है ये बता। अरे भाई क्या हो गया भाई? चल सही बताते हैं तेरे को कौन है। क्या चाहते हो? देखो देखो, इन्हें कुछ मत कर। जो कुछ भी है निकाल दो, अगर नहीं निकाला तो इनको मार देंगे। ठहर जाओ, ये लो भाई। ये ले अब्बा, चाय पिए। जीते रहो बेटा। होने वाली बात थी अब्बा, हो गई। अब इतना सोचे नहीं, सोच सोच कर और तबीयत ही खराब होगी। भाई गया हुआ माल तो वापस नहीं आएगा ना। 6 साल से तेरे लिए जहेज जमा कर रहा था। मुझे मालूम है अब्बा। कोई चीज भी महफूज नहीं है यहाँ। जान, इज्जत, माल कुछ भी नहीं। अब्बा अगर आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो अम्मी का क्या होगा? वो बेटा तुझे पता है, वो तो रात भर सो नहीं सकी है। मुझे मालूम है, सुबह भी उन्हें दिल की तकलीफ शुरू हो गई थी। अब सब कैसे होगा? अल्लाह मालिक है अब्बा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बेटा मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ की फिक्र है। खुदा ना खास्ता उसे खौफ की वजह से कुछ हो जाता। अल्लाह का शुक्र अदा करें अब्बा कि अल्लाह ने हमें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। हाँ ठीक कह रही हो मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जान से बेहतर है कि माल पे आ जाए। चलें, बाप जल्दी से चाय पिए और काम पर जाएं। मैं अम्मी को संभाल लूंगी। जीते हो। ये भी देखो, ये देखो। हाँ ये भी अच्छा तो है, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए। हाँ बीबी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तुमने साहब से कंबल मांगे थे। जी ऐसा हो जाए तो। मैंने निकाल के रख दिए कुछ पुराने कंबल, शाम में जाते हुए ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बीबी जी, कल ऐसा हुआ था हमारे घर में डाकू आ गए थे।
मैंने अपनी बेटी के लिए जो जहेज जमा किया था वो सब लूट कर ले गए। तो फिर? मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और आपके अलावा तो मैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, मैं शाम को नदीम से बात करूंगी, तुम जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, मैंने कुछ सामान मंगवाया था तुमसे। हाँ जी बीबी जी, ले आया हूँ। चलो ठीक है, उसको लाकर किचन में रख दो। जाओ जल्दी। ठीक है जी, रख देता हूँ। एक तुम लोगों के मसले ही नहीं खत्म होते। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आओ बैठो। वैसे बड़ी अजीब बात है तुम दोनों माँ बेटियों में, दोनों यहाँ बैठी हो और गेट खुला हुआ है बाहर। वो मैं अब्बा के जाने के बाद गेट बंद करना भूल गई थी। ऐसी तो चोर डाकू घुसते हैं घरों में। खैर तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ बहन, सुबह से दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहीं वो मोटरसाइकिल वाली बात सुनकर तो दिल में टीशन नहीं उठना शुरू हो गई? खाला, अब हम मोटरसाइकिल तो क्या, अब हम कुछ भी जहेज देने के काबिल नहीं रहे। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ठीक कह रही हूँ मैं। कल रात हमारे यहाँ डकैती हुई है और जो कुछ जमा पूंजी थी सब लुट गई। तुम्हारे घर डाकू आ गए? अरे बंदा झूठ भी बोले तो ऐसे बोले कि अगले को यकीन आ जाए। नहीं नादरा बहन, ये झूठ नहीं बोल रही है। बस रहने दो, एक तुम सच्ची और एक तुम्हारी बेटी सच्ची। जहेज ना देने का बड़ा सॉलिड बहाना ढूंढा तुम दोनों ने। खाला आराम से बात करो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हारी होने वाली सास हूँ मैं। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर यही सब ड्रामेबाजी करनी है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। चुप हो जा तू शगुफ्ता, चुप हो जा। नहीं अम्मा, लोगों को जरा एहसास नहीं है कि हम मुसीबत में, बस अपने जहेज की पड़ी है। उठो यहाँ से और आज के बाद आना मत हमारे घर पर। तौबा तौबा, जबान तो देखो लड़की की, कयामत की निशानी है। माँ तो खामोश बैठी है और कैसे कैंची की जब पटर पटर जबान चल रही है। मुझे नहीं करना ये रिश्ता तुम्हारे घर में, तुम कहीं और देखो जाकर अपनी लड़की का रिश्ता। अरे बहन सुने तो सही बहन, ये क्या कर दिया तूने बेटा? रोज रोज के रोने से एक बार रोना ज्यादा अच्छा है अम्मा। जिंदगी आरिफ के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थी। पहले घर में डकैती का हो जाना एक बड़ा सदमा था, फिर कुछ ही अरसे में उसकी नौकरी भी जाने वाली थी, और फिर सोने पे सुहागा के आरिफ की बेटी शगुफ्ता का रिश्ता भी खत्म हो चुका था। जिंदगी ने चारों जानिब से घेरा तंग कर दिया था। इस सब के बावजूद आरिफ तो मुस्तकिल हालात का मुकाबला कर रहा था, मगर उसकी बीवी साजिदा अब इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बर्दाश्त कर सके। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अब्बा आ गए। मैं ये दवाएं ले आया हूँ, तुम पानी ले आओ ताकि इनको खिला दें। अब्बा इन दवाओं से बेहतर हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाएं? बेटा सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 1 हफ्ते की हड़ताल की हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इन्हें दिखा सकूं। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, कोई फायदा नहीं है। देखो अच्छी बात नहीं कर सकती हो तो कम से कम बुरी बात भी मुंह से मत निकाला करो। देखो बेटा, मैंने बेगम साहिबा से बात की थी तुम्हारे जहेज के लिए। अगर तुम वो रिश्ता ना तोड़ती तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देती हो। जिस तरह के लालची और बेशरम लोग थे ना वो, आपको क्या लगता है वो जहेज लेकर खामोश हो जाते? नहीं, शादी के बाद उनके मुंह और खुल जाते। फिर कहां से पूरी करते आप लोग उनकी फरमाइशें? ये तेरा मसला नहीं था। अरे उन्होंने हमसे डिमांड की थी ना, हम पूरी करते तेरी खुशी की खातिर।
नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जो मेरे माँ बाप को कुर्बान कर दे। पागल हो गई है ये लड़की, बिल्कुल पागल हो गई पागल हो गई। आप ज्यादा बातें मत करें, दवा दी जल्दी। साहब जी, आज मैंने आपसे एक बात करनी है। यार तुम्हें रोजाना एक नई बात करनी होती है, आज क्या बात करनी है बोलो। साहब जी बात यह है कि अब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। साहब जी 16,000 में अब गुजारा नहीं होता। यार क्या बात कर रहे हो, अभी पिछले साल ही तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई है। अभी मुझे हीरा की शादी निपटानी है, बहुत खर्चे पड़े मुझ पे। इस किस्म की बात मत करो मुझसे। साहब जी मैंने बेगम साहिबा को बता दिया था कि मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरा सामान सब लुट गया था जो मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जमा किया था। साहब जी ओहो, एक तो तुम्हारी ये फजूल कहानियां खत्म नहीं होती। यार मेरा क्या वास्ता इन बातों से, तुम्हें तनख्वाह देता हूँ हर महीने, बस काफी है। बाकी बात करनी है बेगम साहिबा से करना। मैं अगर ये फजूल कहानियां तुम्हारी सुनने बैठ जाऊं तो कर लिया बिजनेस। ठीक है साहब जी, मैं माफी चाहता हूँ। देखो आरिफ, जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। कनात में बड़ी बरकत है भाई। मामा, मामा मैं सैलून जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। क्यों मामा? अरे भाई वो तुम्हारी फूफो आ गई हैं इंग्लैंड से, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। फ़ोन किया था सुबह, क्या आ रही तुमसे मिलने? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है। अच्छा सुनो, आरिफ से कहना तुम्हें सैलून छोड़ के वापस आ जाए, मुझे कुछ सामान मंगाना है। तुम्हें लेने दोबारा वापस भेज दूंगी उसे। ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। हेलो। हेलो अब्बा, अम्मी की तबीयत नहीं संभल रही है, क्या करूं? तुमने अम्मा को वक्त पे दवा दी थी? हाँ मैंने दी थी, पर फिर भी नहीं संभल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है बेटा, तुम इन्हें संभालो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ बेटा। ओके, खुदा हाफिज। किस्मत तो पहले ही आरिफ से रूठी हुई थी, फिर ऊपर से ये सब। नदीम साहब की बेटी हीरा, जिसकी एक हफ्ता बाद शादी थी, वो पार्लर के लिए गई तो आरिफ की जरा सी लापरवाही की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मगर इस हादसे के नतीजे में किस को क्या नुकसान हुआ, ये आप कहानी के शुरू में देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ड्राइव करते हुए फोन पे बात मत किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। साहब जी गलती हो गई। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ इसे नौकरी से फारिग कर दें। अब इसकी उम्र भी बढ़ गई है और नजर भी कमजोर हो गई है, अब ये काम के काबिल नहीं है। पता नहीं फिर भी क्यों आपने हमारी जिंदगी खतरे में डाली हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आरिफ, मैं तुम्हारा आज तक का हिसाब कर रहा हूं। साहब जी मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं है, मेरी बीवी बीमार है। मेरी बेटी का फोन आया था कि माँ की तबीयत संभल नहीं पा रही। तो घर जाओ, बीवी की तीमारदारी करो, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। जो इसने गाड़ी ठोकी है ना, उसकी रिपेयरिंग के पैसे इसकी तनख्वाह से काट लीजिएगा। अम्मा, अम्मा आगे खोलो। अम्मा, अम्मा परेशान मत हो, अभी अब्बा आ जाएंगे, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अम्मा उठे, अम्मा, अम्मा उठे। बेटा, अपना और अपने बाप का पूरा ख्याल रखना। देखो अभी अब्बू आ जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, अब्बू, अब्बू आ गए, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ।
जल्दी करो, अम्मा की बहुत तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल? हाँ, आप एक काम करें, आप अपने सेठ की गाड़ी ले आए, हम उसी में डाल के ले जाएंगे। गाड़ी? हाँ, पहले भी तो आप लेकर आए थे ना एक दफा। बेटा अब मैं नहीं ला सकता हूँ। बस ले आओ ना, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखा देते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दी है। क्या? हाँ, अम्मी की तो तबीयत बिगड़ी जा रही है अब्बा, वो नहीं संभलेंगी अब, दवाओं से काम नहीं होगा। तो देखो शगुफ्ता, तुम अपने आप को संभालो, मत रो, हौसला रखो। आप रिक्शा ही ले आए ना। मैं कुछ करता हूँ, मैं रिक्शा ले आता हूँ। अम्मा, 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 अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा उठो ना अम्मा, 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 अम्मा उठो, अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा प्लीज उठ जाओ ना अम्मा। बेटा मैं रिक्शा ले आऊं, जल्दी से करो, अम्मा को ले आओ, जाओ शाबाश। क्या हुआ बेटा? बेटा जाओ ले आओ अम्मा को, रिक्शा आ गया। बेटा रहने दो अब्बा, अम्मी हमें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए छोड़ के चली गई। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? अम्मी चली गई अम्मा, अम्मी चली गई। शगुफ्ता, अम्मा हमें छोड़ के चली गई। संभालो अपने आप को, अपने आप को संभालो बेटा। आरिफ, तुम? साहब जी आप यहाँ? हाँ, वो मेरे एक अजीज का इंतकाल हो गया था, उन्हीं की तदफीन में आया था। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी बीवी की खबर पे आया था। क्या क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया? जी साहब जी, अब तो 1 महीना होने वाला है। जिस दिन आपके घर काम का मेरा आखिरी दिन था, उसी दिन इंतकाल हुआ था। बहुत अफसोस हुआ आरिफ मुझे। साहब जी, इसमें अफसोस की क्या बात है? उस बेचारी की जिंदगी में जितनी तकलीफें थी, उसका हल मौत ही था। अगर बात इतनी सीरियस थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करता। साहब जी, ये तो सब किस्मत के फैसले, किस्मत का लिखा साहब जी कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, तुम ऐसा करो कि कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लो, बंगले पे आ जाना, और वो मैं नौशीन को समझा दूंगा। असल में मैंने उसी की बातों में आकर तुम्हारे साथ की नाइंसाफी कर दी। आई एम सॉरी आरिफ। ठीक है साहब जी, वो तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। सब्र करो, सब्र, अल्लाह को यही मंजूर था। यहां हर इंसान हालात से जंग लड़ रहा है, एक ऐसी जंग जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। इसलिए किसी के मुतल्लिक कोई भी राय कायम करने या कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या हम उसके हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं या नहीं, वरना फिर यही होता है कि हम अपनी राय के मुताबिक फैसला कर देते हैं, और फिर जब
हकीकत हमारे सामने खुलती है तो सिवाय निदामत शर्मिंदगी के हमारे पास कुछ नहीं होता। आरिफ ने दोबारा नदीम साहब की नौकरी कर ली। शगुफ्ता का एक और अच्छी जगह रिश्ता हो गया। अगले महीने शादी तय है। आरिफ की पूरी कोशिश है कि वो शगुफ्ता की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा पाए ताकि उसकी मरहुमा बीवी साजिदा की रूह को भी सुकून मिले।